Okay, so dear students, we are going to start the revision of the Limited Liability Partnership Act 2008. इसका हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं और आज ही ये लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, लेकिन जितना भी रिविजन्स के लिए हमने नोट्स अपना रखा है उसको पूरा एक ही क्लास में हम लोग सेशन में फिनिश करेंगे, आज के सेशन में पूरा का पूरा। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ भी लगे कि इंपॉर्टेंट है तो आप लिख भी सकते हो एज ए रनिंग नोट, और साथ साथ आपके पास ये देखने के लिए अवेलेबल रहेगा बाद में क्लासेस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एलएलपी एक्ट 2008 में। पार्लियामेंट में ये बिल कब पास हुआ था? द पार्लियामेंट पास्ड द बिल ऑन द 12th ऑफ दिसंबर 2008 को, 12th ऑफ दिसंबर 2008 को। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज असेंटेड द बिल 7th जनवरी 2009 को, और एक्ट केम इनटू द फोर्स कब हुआ था? ये 31 मार्च 2009 को। तो एलएलपी एक्ट 2008 जो है, इसमें टोटल 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल है। 4 शेड्यूल है, और इस चारों शेड्यूल में हमें क्या स्टडी करना है वो सारा भी यहाँ पर मैंने लिख करके दिया है। एलएलपी एक्ट 2008 में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 81 सेक्शंस है एंड 4 शेड्यूल है। 4 शेड्यूल से इसके देखिए, फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोला है? फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या हमें स्टडी करना है। जो एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनके म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स क्या होते हैं, एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू देम। अगर पार्टनर्स के बीच एलएलपी पार्टनरशिप में, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं इनके बीच अगर फॉर्मल एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं तो उसका कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उनके एग्रीमेंट्स को कैसे कंटिन्यू करते हैं, इसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में स्टडी करना है। सेकेंड शेड्यूल में हम लोग स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ द फॉर्म इनटू एलएलपी। एक नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म को कैसे एलएलपी में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड शेड्यूल में प्राइवेट कंपनी को कैसे एलएलपी में कन्वर्ट किया जाता है, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कैसे एलएलपी में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में फोर्थ शेड्यूल में हम लोग स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, listed company who are listed in a recognized stock exchange in India, who are listed in the recognized stock of India, listed company LLP में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कोई फॉर्म LLP में कन्वर्ट हो सकता है, यस। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकता है, यस ये भी पॉसिबल है, लेकिन लिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं, ये कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अभी देखिए ये एलएलपी बिजनेस क्या है, एलएलपी क्या है, एलएलपी बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। देखिए एलएलपी में ना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का भी स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एलएलपी कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ बोथ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज अ पार्टनरशिप फॉर्म स्ट्रक्चर। एलएलपी में दोनों कैरेक्टर देखने को मिलता है। सो एलएलपी इज अ हाइब्रिड बिटवीन द कंपनी एंड द पार्टनरशिप। ये कंपनी और पार्टनरशिप दोनों का हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। मतलब some characteristics of the partnership is also present in the LLP as well as some characteristics of the corporates are also present in the LLP. My dear students, इसमें कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस भी हैं जो आपको पढ़ने हैं, बेसिक डेफिनेशंस भी है जो आपको पढ़ाई करने हैं। ये बेसिक डेफिनेशंस क्या है सर? बेसिक डेफिनेशंस क्या है? देखिए इसके सारे डेफिनेशंस मैं नहीं कराऊंगा, कुछ कुछ ऐसा है जो आपके पास आपको खुद से पढ़ लेना होगा, छोटे वाले। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, इट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स द एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एलएलपी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट यानी एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर 2008 वह भी आएगा। एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में जो एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया उसको भी कंसीडर किया जाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट कंसीडर्ड अंडर द बॉडी कॉर्पोरेट, उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट्स स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है उनको भी हम लोग कॉर्पोरेट नहीं कंसीडर करते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है नोटिफिकेशन के थ्रू। इसके बाद बिजनेस में क्या ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन आता है।
डेजिग्नेटेड पार्टनर इसमें आपको वर्ड मिलेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। एलएलपी करते वक्त आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर वर्ड मिलेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस अ पार्टनर डेजिग्नेटेड एज परस्यूएंट टू सेक्शन 7। फिर इसके बाद से फॉरेन एलएलपी क्या है? फॉरेन एलएलपी मैंने बोला सारा नहीं कराऊंगा मैं। फॉरेन एलएलपी इट मींस एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? जो इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हुआ है उसको फॉरेन कंपनी बोलते हैं। सिमिलरली फॉरेन एलएलपी किसको बोलते हैं? LLP formed, incorporated and registered outside India and which establishes a place of business in India are considered as the foreign LLP. Limited liability partnership. Limited liability partnership means a partnership formed and registered under the Limited Liability Partnership Act 2008. LLP partnership का मतलब क्या होता है? LLP Limited Liability Partnership means a partnership formed and registered under the LLP Act. इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? It means any agreement between the partners of the LLP or between the LLP and its partners which determine the mutual right and duties of the partners. Agreements में ही तो partners की right और duties mention रहता है and their right and duties in relation to that LLP. Partners की right और duties क्या है और LLP के regards में उनकी right और duties क्या है, ये दोनों mention किए हुए रहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? पार्टनरशिप LLP एग्रीमेंट बोलते हैं, LLP एग्रीमेंट। अब आ जाइए यहाँ पे, यहीं से आपका मेनली स्टार्ट हो रहा है। हु कैन बी अ पार्टनर इन द एलएलपी? एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं? एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन अ एलएलपी। मे बी अ पार्टनर इन अ एलएलपी एक्सेप्ट कोई भी इंडिविजुअल। अच्छा देखो, इंडिविजुअल भी इसमें पार्टनर बन सकता है एज वेल एज कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है। जैसे कोई पहले से एक इंडिविजुअल और कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी क्या एलएलपी में पार्टनर बन सकता है? यस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन सकता है। मैंने बॉडी कॉर्पोरेट का अभी आपको डेफिनेशन बताया मेरे प्यारे बच्चों। मैंने अभी बॉडी कॉर्पोरेट आपको डिफाइन किया। आइए मैं एक बार फिर से बॉडी कॉर्पोरेट आपको दिखा रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैं बॉडी कॉर्पोरेट दिखा रहा हूं। एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन एलएलपी भी यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट है। एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वो भी है। तो इन लोगों को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट कैन आल्सो बी द पार्टनर इन द एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर में एलएलपी बन सकता है इंडिविजुअल के साथ साथ। Any individual or body corporate may be a partner in an LLP except the unsound mind person. Undischarged insolvent person नहीं हो सकता है और undischarged insolvent or applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. कोई ऐसा पर्सन जो undischarged insolvent, जो insolvent डिक्लेयर हो चुका है, या ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट होने के लिए अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट। वह इंसॉल्वेंट कोर्ट डिक्लेयर करता है तो कोर्ट में एप्लीकेशन इसका डाला हुआ है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का और ये एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। ये पर्सन भी एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता है। ये पर्सन भी एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता है। बट अ माइनर कैन आल्सो बी अ मेंबर और बेनिफिशियरी इन द एलएलपी। माइनर जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में उसको इंक्लूड किया जाता है वैसे एलएलपी में भी इंक्लूड किया जा सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए एलएलपी में? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड इन टू फॉर्म अ एलएलपी। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए एलएलपी में? कम से कम 2 पार्टनर एलएलपी में होने चाहिए। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए। इफ द, देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चों। अगर मान लो एलएलपी में 2 पार्टनर ही थे और उसमें से एक पार्टनर अपने आप को आउट कर लिया। एलएलपी में कितने पार्टनर थे? एलएलपी में 2 ही पार्टनर थे और उसमें से एक पार्टनर ने अपने आप को आउट कर लिया, तब क्या करेगा? तब तो एलएलपी रह नहीं जाएगा, क्योंकि एलएलपी एक्ट में बोला हुआ है सेक्शन 6 में, एलएलपी एक्ट के सेक्शन 6 में बोला हुआ है कि माइनर कैनॉट बी अ मेंबर और बेनिफिशियरी। अच्छा, मेंबर नहीं बन सकता ये, लेकिन उसको एलएलपी में जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में इंक्लूड किया जाता है वैसे किया जा सकता है। हाँ जी, यहाँ पे बोला एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होते हैं और अगर नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 2 से बिलो चला जाएगा तब क्या करना होगा? इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस्ड बिलो 2 और कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ,
2 पार्टनर से कम हो गया तो 6 मंथ से ज्यादा आप बिजनेस कैरी नहीं कर सकते हो। अगर 6 मंथ से ज्यादा बिजनेस कैरी करेगा द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर, जैसे राम और श्याम 2 लोग एलएलपी में पार्टनर हैं, श्याम निकल गया एलएलपी से, राम अकेले था और अकेले ही बिजनेस करे जा रहा था, मोर देन 6 मंथ पार कर चुका था, देन कोई भी इसके बाद लाइबिलिटी जनरेट होगा, देन that the partner who is the only partner shall be liable personally for the obligation incurred during that period। वो जो 6 महीना श्याम के निकलने के बाद 6 महीना तक वह बिजनेस करता रहा, उसके बियॉन्ड भी 6 मंथ के क्रॉस भी बिजनेस करता रहा, तो उस टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई भी एलएलपी के ऊपर लाइबिलिटी आएगा तो वह पर्सनली लायबल होगा, जो पार्टनर उसमें अकेले कंटिन्यू कर रहा था, जो अकेले कंटिन्यू कर रहा था वह लायबल होगा, वह लायबल होगा। यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं कि पुराने जो पार्टनर निकल चुके हैं उनको भी लाया जाएगा। 6 मंथ के अंदर आपको क्या करना होगा, दूसरे लोगों को पार्टनरशिप वहां पर पार्टनर बनाना होगा। यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर में आ जाइए। एवरी एलएलपी सेक्शन नंबर 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर है। एवरी एलएलपी में कम से कम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, कम से कम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए? एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, और एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी अ रेसिडेंट इन इंडिया, और उसमें से कम एक इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। सबसे पहले एलएलपी में कितना डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए? एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, और उसमें से कम एक पार्टनर इंडिया में रेसिडेंट होना पड़ेगा। नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी में क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है। कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, और उस बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जा सकता है। क्लियर है? रेसिडेंट इन इंडिया होने के लिए क्या करना होगा ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, उसको एक फाइनेंशियल ईयर में अ पर्सन हु इज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, आपको इंडिया में एक प्रीवियस ईयर से फॉर एग्जांपल 22-23, इस पूरे प्रीवियस ईयर में कम से कम आपको 182 डेज इंडिया में रहना होगा, तब आप इंडिया में रेसिडेंट बोले जाओगे। मैं सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूं, सिटीजन अलग है, रेसिडेंट अलग है। इंडिया में रेसिडेंट उसको कम से कम कितना होना पड़ेगा? 182 डेज। प्रीवियस ईयर में रहेगा अगर 182 डेज, तो अगले साल में वो डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होगा। अगले साल में फिर रहेगा तो उसके नेक्स्ट ईयर में भी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर रह सकता है। तो आपको रेसिडेंट इंडिया में कम से कम उसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को इंडिया में रेसिडेंट होना पड़ेगा। फीचर्स ऑफ एलएलपी, मेरे बच्चों ये सब जो पॉइंट्स मैं अभी बताने जा रहा हूं, फीचर्स ऑफ एलएलपी एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कम मार्क्स में इस चैप्टर से आएगा, 6 से 8 नंबर का आपके एग्जाम्स में आएगा, बट आपको ये नंबर छोड़ना ही नहीं है, ये नंबर आपको लेके आना, अपने बैग में डाल के लेके आना इतना, इस नंबर को कैसे भी करके, क्योंकि है बहुत सिंपल, फिर इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये वाला। ठीक है, देखिए फीचर्स ऑफ एलएलपी, फीचर्स ऑफ एलएलपी, देखिए फीचर्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। पहला फीचर है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, दिस इज द फर्स्ट फीचर्स। ऐसे आप फीचर्स को ना पॉइंट करके लिखोगे एग्जाम्स में, ठीक है, और आपने 2 पेन यूज कर लो, ब्लैक ब्लू, आप हेडिंग दे सकते हो, ब्लू पेन से ब्लैक से पूरा लिखोगे। ठीक है, कोशिश करो एग्जाम्स में ब्लैक पेन यूज करने का। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 प्रोवाइड्स दैट एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, formed and incorporated under this act। LLP is a body corporate formed and registered under this act। LLP क्या होता है? LLP को रजिस्टर करना, अच्छा पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को रजिस्टर करना कंपलसरी है क्या? मैं पूछ रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा बताओ मेरे को, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप नॉर्मल पार्टनरशिप जो एक्ट है उसमें पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी है क्या? कंपलसरी है क्या? जल्दी मेरे को रिप्लाई करोगे। नहीं सर, ऑप्शनल है। आप रजिस्टर्ड करके भी बिजनेस कर सकते हो, विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन एलएलपी को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन एलएलपी आप नहीं रन कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट होता है।
सो क्या बोला एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 प्रोवाइड्स दैट एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मतलब 2008 एंड इज अ लीगल एंटिटी सेपरेटेड फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। कंपनी में क्या होता है, कंपनी और कंपनी का मेंबर्स दोनों क्या होते हैं, अलग अलग पर्सन होते हैं। कंपनी एंड कंपनी का मेंबर्स बोथ आर द सेपरेटेड पर्सन। वैसे ही एलएलपी एंड एलएलपी के मेंबर्स, LLP and is a legal entity separate from that of its partners and shall have perpetual succession। कंपनी के जैसा perpetual succession होता है, इसका भी perpetual succession है। Therefore, any change in the partners of a LLP shall not affect the existence। LLP के पार्टनरशिप में अगर कोई चेंज होता है तो LLP के एग्जिस्टेंस पे, राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द LLP पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज LLP अलग पर्सन है, उसके जो पार्टनर्स है वह अलग पर्सन कंसिडर किए जाते हैं। Again, Section 3 of the LLP Act provides that LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal entity separated from that of its partners। Partners से अलग है, separated from its partners। Next, इसका फीचर्स क्या है, perpetual succession। Perpetual succession। Second features क्या है इसका, perpetual succession। LLP can continue its existence irrespective of the change in the partners। पार्टनर्स के चेंज होने से एलएलपी के बिजनेस के कंटिन्यूएशन पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं आता, बिजनेस का कंटिन्यूएशन कंटिन्यू होता है। डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी, यही सब कारण से पार्टनर्स बाहर जाते हैं ना, यही सब कॉजेज है। डेथ है, रिटायरमेंट है, पागल हो जाना या फिर इंसॉल्वेंट हो जाना। डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर हैज नो इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ LLP। LLP के एग्जिस्टेंस पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। इट इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मतलब LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, अपने नेम से कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये सब कुछ उसका कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी पॉइंट पे क्या बोला है, LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। और यहां पर LLP के जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन LLP में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम। सो LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, बट लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द LLP। LLP में जितना उनका एग्रीड कंट्रीब्यूशन है उतना तक के लिए ही ये लोग लायबल होते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, नेक्स्ट पॉइंट इज द म्यूचुअल एजेंसी। फर्दर, no partner is liable on account of the independent or unauthorized action of the other partners। भाई उसमें क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी रहता है, एवरी पार्टनर्स आर द एजेंट। नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, एवरी पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, लेकिन यहाँ पे नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ द अदर पार्टनर्स। अदर पार्टनर का कोई अनऑथराइज्ड एक्शन है या इंडिपेंडेंट एक्शन लिया तो दूसरे पार्टनर्स यहां पर लायबल नहीं होते हैं। द इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शिल्डेड फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर्स, रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट। शिल्डेड बाय मतलब प्रोटेक्टेड होते हैं। इंडिविजुअल पार्टनर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी, इनकी जॉइंट लायबिलिटी नहीं होती, यहां पर जो गलती करेगा वहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। Another partners misconduct or the wrongful business decisions. In other words, all partners will be the agent of the LLP alone। सभी पार्टनर्स क्या होते हैं, will be the agent of the LLP alone, but not the agent of the other partners। नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एज वेल एज द एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स आर ओनली द एजेंट ऑफ द LLP बट नॉट द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। एक कोई भी पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट से बाइंडेड नहीं कर सकता। LLP एग्रीमेंट, म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज। LLP एग्रीमेंट वाले पॉइंट पे आ जाओ, नंबर 5। म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स within a LLP, mutual right and duties of the partner within a LLP are governed by the agreement between the partners। यहाँ पे पार्टनर्स का LLP एग्रीमेंट होता है,
उस एलएलपी एग्रीमेंट में पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज डिसाइडेड रहते हैं। एलएलपी द एलएलपी एक्ट 2008 प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्टनर्स टू डिवाइस द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। एलएलपी एक्ट 2008 जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स अपने अकॉर्डिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं, वैसा फीचर्स एलएलपी में भी दिया हुआ है कि पार्टनर्स यहां पे क्या कर सकते हैं, अपने एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपने म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को डिसाइड कर सकते हैं। और सो एलएलपी एक्ट 2008 प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्टनर्स टू डिवाइस द एग्रीमेंट एज पर देयर ओन चॉइस इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट। और अगर पार्टनर्स के बीच कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट एब्सेंट है, then the mutual right and duties of the partners are governed by the provision of the LLP Act 2008। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पार्टनर्स को पहले ये ऑप्शन दिया हुआ है कि तुम लोग अपने हिसाब से चाहो तो एलएलपी में जब एलएलपी बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग आप एलएलपी एग्रीमेंट कर लो, एलएलपी एग्रीमेंट करके अपने बिजनेस के सुटेबिलिटी और अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने राइट और ड्यूटीज डिसाइड करके और आप बिजनेस में एंटर कर जाओ। लेकिन अगर आपके बीच मतलब एलएलपी के पार्टनर्स के बीच अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट्स नहीं रहेगा, फॉर्मल एग्रीमेंट है ही नहीं, देन इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा, एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उनके राइट और ड्यूटीज डिसाइडेड होंगे। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अगला पॉइंट हमारा क्या, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। LLP is an artificial legal person because it is created by the legal process, obviously by created by law होता है, and is clothed with all the rights of an individual. It can do everything which the natural person can do, except of course that it cannot send to jail, jail नहीं जा सकता, cannot take an oath नहीं ले सकता, cannot marry or get divorce, nor it can practice a learned profession like the CA, medicine। एलएलपी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये सब काम नहीं कर सकता है ना, वो भी क्या सीए में कर सकता है, नहीं कर सकता है। एलएलपी इज इनविजिबल, इंटेंजिबल, इमोर्टल, कभी मर नहीं सकता है, ठीक है ना। इट कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली बाय द लॉ, लॉ ने इसको बनाया है, लॉ ही इसको मार सकता है। बट नॉट फिक्टिशियस बिकॉज इट्स रियली एग्जिस्ट, ये फिक्टिशियस नहीं होता है। कॉमन सील, एलएलपी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन एक्ट थ्रू इट्स पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। भाई जैसे कंपनी किसके थ्रू रन करता है, डायरेक्टर्स के थ्रू रन करता है, डायरेक्टर्स उसको चलाते हैं, वैसे ही एलएलपी आर्टिफिशियल पर्सन है और इसको रन कौन करता है, एक्ट कौन करता है इसके बिहाफ पे, उसके पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर करते हैं। एलएलपी शैल हैव अ कॉमन सील इफ इट डिसाइडेड टू हैव वन, अगर रखना है तो रहेगा। Does it not mandatory for LLP to have a common seal, कॉमन सील रखना मैंडेटरी नहीं है, डेजिग्नेटेड पार्टनर होना कंपलसरी है। It shall remain under the custody of some responsible official, के कस्टडी में रहता है, custody of some responsible official and it shall be affixed in the presence of at least 2 designated partner of the LLP। और कहीं पे भी एलएलपी का जो स्टैंप है, एलएलपी का जो कॉमन सील है, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन कहीं पे भी अगर किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पे एलएलपी के कॉमन सील का अगर यूज किया जाएगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ द 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी, उनके प्रेजेंस में इस कॉमन सील का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि इसमें जो पार्टनर्स होते हैं, एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अमाउंट के बराबर होता है या एग्रीड कैपिटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट के बराबर होता है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, द पार्टनर इन द एलएलपी, द पार्टनर्स इन द एलएलपी आर entitled to manage the business of the LLP। the partners in the LLP are entitled to manage the business of the LLP। जो इसके पार्टनर्स होते हैं इसके बिजनेस को मैनेज करते हैं, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीगल कंप्लायंसेस। भाई इनके सभी पार्टनर्स मिलकर के इसके बिजनेस को संभाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, कोई भी अगर लीगल कंप्लायंसेस, जो जैसे कंपनीज के लीगल कंप्लायंसेस बहुत सारे फुलफिल करने होते हैं, इन द सिमिलर मैनर एलएलपी भी रजिस्टर्ड बॉडी है, इसको भी बहुत सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल करना होता है, ठीक है ना। कितने मार्क्स का आएगा, फीचर्स कितने मार्क्स का आएगा, खाली फीचर्स ही आके रह जाएगा एग्जाम्स में, ऐसा भी हो सकता है 6 नंबर का। तो आप पॉइंट सारा करोगे। द पार्टनर्स इन द एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द LLP, मैनेज द बिजनेस ऑफ द LLP, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर, कंप्लायंसेस को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर होगा। और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर कंप्लायंसेस को फुलफिल नहीं किए तो क्या सारे पार्टनर्स के ऊपर एक्शन होगा या सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर एक्शन होगा? ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर एक्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स,
एवरी एलएलपी shall have at least 2 members। भाई इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर 6 मार्क्स में 6 पॉइंट लिखने अगर आ भी गया ना तो आप भूलोगे नहीं, कोई ना कोई पॉइंट्स तो आप लिख के जरूर आओगे, इसलिए सारे पॉइंट्स आपको करने हैं। इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ठीक है भाई। एवरी एलएलपी shall have at least 2 पार्टनर्स, सभी एलएलपी में कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, एंड shall have at least 2 इंडिविजुअल एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, of whom at least one shall be the resident in India। There is no maximum limit of the partners in the LLP। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स नॉर्मल पार्टनरशिप में एक लिमिट है, लेकिन एलएलपी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन बी द पार्टनर। Business for profit only। The essential requirement of forming LLP is carrying on a lawful business। Obviously, यहाँ पर अगर कोई LLP का फॉर्मेशन किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कोई लीगल बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए किया जाता है और विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है ना। एनजीओ चलाने के लिए हम LLP फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनजीओ चलाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ चलाने के लिए कौन सी कंपनी बनाना पड़ता है, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है ना। यहां पे बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली के लिए हम एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं। दस एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस। एलएलपी चैरिटेबल पर्पस के लिए, नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं बनाया जा सकता। एलएलपी चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं बनाया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट पे आ जाइए, इन्वेस्टिगेशन पे। The central government shall have power to investigate the affairs of the LLP। The central government investigation, the central government shall have the power to investigate the affair of the LLP by appointment of the competent authority for the purpose। अगर LLP का कोई बिजनेस है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि इस LLP का इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर अवेलेबल है कि वह क्या कर सकता है, एलएलपी के बिजनेस अफेयर्स का वह इन्वेस्टिगेट करा सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन किसी से लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास ये पावर ऑलरेडी एक्ट ने प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद से कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूड द मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ एलएलपी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एलएलपी एक्ट। अगर एलएलपी का मर्जर होगा, एक एलएलपी दूसरे एलएलपी के साथ मर्ज करेगा, या अमलगमेशन होगा एलएलपी का, अमलगमेट होने का मतलब भी यही होता है, सिमिलर, तो ऐसे सिचुएशन में एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल किया जाएगा। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, अ फॉर्म प्राइवेट कंपनी, और कन्वर्जन एलएलपी में कौन कौन कन्वर्ट हो सकते हैं, मैंने बिगिनिंग्स में ही आपको ये लेक्चर्स में बताया कि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर आपका अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। इसके बाद से देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी delivered under the act or rules made thereunder shall be filed in the computer readable electronic forms। ई फाइलिंग किया जाएगा। फॉरेन एलएलपी आपको बताया हुआ है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एम डिफाइंस द फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया which have established a place of business in India। तो फॉरेन एलएलपी बोलते हैं जिसका फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन इंडिया में उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करके रखा, वैसे एलएलपी को हम लोग फॉरेन एलएलपी नाम देते हैं। फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन एन इंडियन एलएलपी। जैसे मान लो एक फॉरेन का एलएलपी है, फॉरेन का एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है कि नहीं होता है, ये मैं पूछ रहा हूं। फॉरेन एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है कि नहीं होता है, यस और नो, जल्दी बताओ। फॉरेन के एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है या नहीं होता है? हे भगवान, इतना टाइम। फॉरेन के एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है कि नहीं होता है? कोई नहीं बोल रहा बच्चों। फॉरेन एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, और बॉडी कॉर्पोरेट होने के वजह से फॉरेन एलएलपी कैन आल्सो बी द पार्टनर इन एन इंडियन एलएलपी। वह इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस। जैसे बिजनेस करने के तो बहुत सारे फॉर्म हैं, आप सोल प्रोप्राइटर में भी बिजनेस कर सकते हो, ओपीसी फॉर्म में भी बिजनेस कर सकते हो,
पार्टनरशिप फर्म ओपन करके बिजनेस किया जा सकता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके बिजनेस किया जा सकता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के फॉर्म में बिजनेस किया जा सकता है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के फॉर्म में बिजनेस किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद एलएलपी भी है, एलएलपी के फॉर्म में भी बिजनेस किया जा सकता है। लेकिन एलएलपी फॉर्म में बिजनेस करने के क्या एडवांटेजेस हैं? कुछ तो एडवांटेजेस होंगे ना एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस करने का, तो क्या एडवांटेजेस है? ये जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप होता है ना, तो वो रजिस्टर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड टाइप है। बॉडी कॉर्पोरेट बनाने हैं तो आपको कंप्लायंसेस बहुत सारे फुलफिल करने हैं, मतलब कंपनी फॉर्म करना है। तो ये क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट के बेसिस पे, एक लीगल एग्रीमेंट के बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑपरेट होता है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट्स, डिटेल्ड लीगल और प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट के ज्यादा इसमें इंपोज नहीं होता है। इजी टू फॉर्म है, फॉर्मेशन इसका बहुत आसान है। सभी पार्टनर्स का सबसे बड़ा तो एडवांटेज यही है कि सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी यहां पर लिमिटेड होता है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होता है। इसका कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है कैपिटल स्ट्रक्चर, और इसको डिसॉल्व करना भी ज्यादा आसान है। फॉर्मेशन भी इजी है, कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, इजी टू फॉर्म है, इसके बाद इजी टू डिसॉल्व है, एज वेल एज लीगल and procedural requirements is less than the कंपनी के कंपैरिजन में तो इसमें प्रोसीजर कम है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी का हम इनकॉर्पोरेशन कैसे कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन एलएलपी का करने के लिए हमें क्या करना होता है? एलएलपी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। एलएलपी अगर रजिस्टर्ड करना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड करना है, आप में से ही किसी को एलएलपी का बिजनेस रजिस्टर्ड करना है, तो क्या करना होगा? एप्लीकेशन फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर एप्लीकेशन करना होगा। जैसे कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए डीन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, पहले डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास होना पड़ेगा, वैसे यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए एप्लीकेशन करना होता है। रजिस्टर्ड फॉर द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर करना होता है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इन एलएलपी पोर्टल होता है। नेम अप्रूवल होता है, जैसे कंपनी का नेम अप्रूवल होता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, और फिर एलएलपी एग्रीमेंट्स फॉर्मेशन करना होता है। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट पाते हैं नेम ऑफ एलएलपी, सेक्शन 15। Every limited liability partnership shall have either the words limit LLP or the acronym LLP as the last word of its name। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं जिनके बैनर्स साइन बोर्ड पे आपको लिखे हुए मिलेंगे, ABC, कोई भी कंपनी का नाम, XYZ, कुछ भी, LLP, प्राइवेट लिमिटेड ये लिख नहीं सकते हैं, ये नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस है नहीं, तो ये अपने को क्या लिखते हैं? LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है। नो LLP shall be registered by a name which in the opinion of the central government is undesirable name होगा तो रजिस्टर्ड नहीं होगा। या फिर किसी दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म या LLP या फिर बॉडी कॉर्पोरेट और अ ट्रेडमार्क से रिजिम्बल करता हुआ किसी एनी अदर पार्टनरशिप फॉर्म, LLP और बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रेडमार्क से रिजिम्बल करता हुआ, मतलब मिलता जुलता सिमिलर नेम होगा, तो इस LLP को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है, उसको दूसरे नाम चेंज करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का मेरे बच्चों, नेम रजिस्ट्रेशन। नेम रजिस्ट्रेशन इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। द एप्लीकेशन फॉर नेम अप्रूवल शुड बी मेड इन ई फॉर्म 1, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 1 में, एंड इफ द नेम इज अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ही शैल reserve the name for 3 months from the date of intimation. He shall reserve the name for 3 months from the date of intimation. नाम अगर अप्रूवल करना, आप कुछ नेम रखोगे ना बिजनेस का, तो जिस नेम से आप अपना एलएलपी बिजनेस रन करना चाहते हो, उस नेम को रिजर्व करने के लिए आपको पहले एप्लीकेशन करना होता है सेक्शन ई फॉर्म नंबर 1 में। एप्लीकेशन अगर आपका अप्रूवल हो गया तो आपका नाम को, आपके नाम जो रिजर्व होंगे उस नाम को इंटीमेट करेगा रजिस्ट्रार, और इंटीमेट करने तक 3 मंथ्स तक आपके नेम को रिजर्व कर देगा।
उस नाम से आप 3 मंथ्स के अंदर अपने एलएलपी को क्या करो, रजिस्टर कर लो। अगर आपने नहीं 3 मंथ्स में रजिस्टर कराया तो क्या होगा, आपको अगेन दोबारा से करना होगा एप्लीकेशन, और नाम उस टाइम अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर भी बहुत सारा चीज डिपेंड करेगा। सो नेक्स्ट है चेंज इन नेम। अगर नाम चेंज करना चाहता है बिजनेस अपना, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट एलएलपी टू चेंज इट्स नेम इफ इट इज अनडिजायरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर मान लो कोई ऐसा एलएलपी का नेम रखा हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये नाम अनडिजायरेबल नेम रखा हुआ है, या फिर किसी दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस या किसी अनदर एलएलपी बिजनेस या फिर बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से रिजेंबल करता हुआ नेम है, देन इन दैट सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एलएलपी का नाम चेंज करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। एलएलपी सर कंप्लाई विद द सेट डायरेक्शन विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ द डायरेक्शन। 3 मंथ्स के अंदर वो एलएलपी एक्ट करेगा। Any LLP which fails to comply shall be punishable with fine which shall not be less than rupees 10,000 or which may extend to rupees 5 lakh. Which may extend to rupees 5 lakh. LLP which fails to comply with shall be punishable with fine. कोई भी LLP एक्ट के प्रोविजंस के कंप्लायंस को फुलफिल करने में अनेबल रहा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको कम से कम एटलीस्ट 10,000 रुपीज का फाइन लगेगा, जो कि 5 लाख रुपीज तक इंक्रीज किया जा सकता है। The designated partner of such LLP shall be punishable with fine which shall not be less than rupees 10,000 but which may extend to rupees 1 lakh. अगर LLP का कोई designated partner है, if any designated partner of the LLP shall be fined liable, then he will be punishable with the fine which shall not be less than rupees 10,000 which may extend to rupees 1 lakh, जो 1 लाख रुपीज तक इंक्रीज कर सकता है। इसके बाद हमें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स पॉइंट पे आते हैं। एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन नंबर 11 में है। कोई भी एलएलपी को फॉर्म करेंगे, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास ही इसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। जहां पे कंपनी का रजिस्ट्रार होता है वहीं एलएलपी का रजिस्ट्रार होता है। फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, किसी भी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर एंड विद सच फी। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमें क्या करना पड़ता है, फाइलिंग करना पड़ता है, फी के साथ फाइलिंग करना पड़ता है। एंड फॉलोइंग आर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जैसे कि नेम ऑफ द एलएलपी। अच्छा ये नेम कौन सा होगा, जो आपको मन में आएगा वही नेम होगा कि रिजर्व्ड नेम होगा? रिजर्व्ड नेम होगा। कौन सा नेम होगा, रिजर्व्ड नेम होगा। ठीक है भाई, नेम ऑफ द एलएलपी ये रिजर्व्ड नेम होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी। एलएलपी जो रजिस्टर्ड होगा इसकी बिजनेस क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस। एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन who are to be partners of the LLP on incorporation. At the time of the incorporation of the LLP, who will be the partners in the LLP, उनका नेम और एड्रेस भी उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। मेरे को बताओ बच्चों, क्या एवरी पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा? सभी पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है क्या? नहीं, कुछ डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, लेकिन एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना पड़ेगा, जिसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया में रेसिडेंट होना पड़ेगा। यही मैंने बताया आपको। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ये सभी कुछ हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एलएलपी। फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट, A statement shall be filed along with the incorporation documents. स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ, जो मैंने अभी बताया आपको। फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट मे बी आइदर बाय एन एडवोकेट, अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। मेरे बच्चों समझ रहे हो ना? स्टेटमेंट ये जो फाइलिंग होगा, जो रजिस्टर्ड हो रहा है एलएलपी, ये सिर्फ 4 लोग कर सकते हैं, सीए, सीएमए, सीएस और एडवोकेट।
बाय एनीवन हु सब्सक्राइब हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। और भी कोई ये काम कर सकता है जिसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नाम सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब उनके पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या लोग, ये लोग फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट। विच स्टेटमेंट विल बी फाइल्ड, विच स्टेटमेंट विल बी फाइल्ड, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर हैज बीन कंप्लाइड विद। क्या क्या फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट में क्या फाइलिंग किया जाएगा, ये फाइल किया जाएगा कि हमने इस एलएलपी को रजिस्टर्ड करने के लिए एलएलपी एक्ट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है, एलएलपी एक्ट के सभी रूल्स और उसके कंप्लायंसेस को हमने फुलफिल किया है इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयर टू। दैट मीन्स एक एलएलपी को रजिस्टर्ड करने से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो कंप्लायंसेस होता है, जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए करने हैं, वो ऑल हमने फुलफिल किया है। ये कौन कौन ये स्टेटमेंट को फाइल कर सकता है, कोई लॉयर कर सकता है, सीए सीएमए सीएस कर सकता है, और एनी अदर पर्सन whose name is registered, whose name is subscribed on the incorporation document of the LLP, ये लोग कर सकता है। If a person make a statement which he knows to be false, अगर मान लो जो पर्सन ये स्टेटमेंट फाइल कर रहा है, स्टेटमेंट फाइल कौन कौन करेगा मैंने बता दिया, जो स्टेटमेंट फाइलिंग कर रहा है वो इस बात को जानता है which he knows to be false, कि वह गलत है। जो नाम मतलब ऑब्जेक्ट बिजनेस का कुछ अलग है और उसमें ऑब्जेक्ट कुछ अलग लिख कर दे रहा है, एड्रेस कुछ अलग है उसमें एड्रेस कुछ अलग लिख के दे रहा है, तो ऐसे समय में अगर वह जानता है कि यह फॉल्स है फिर भी वह फाइलिंग कर रहा है स्टेटमेंट, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड्स टू 2 ईयर। जो 2 साल तक का, ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर रॉन्ग फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट होगा, अगर रॉन्ग फाइलिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट होगा तो जो पर्सन रॉन्ग फाइलिंग करेगा उसको एटलीस्ट 2 इयर्स की जेल की सजा होगी, एटलीस्ट 2 इयर्स का जेल का सजा होगा, एंड विथ फाइन, फाइन उसको लगाया जाएगा विच शैल नॉट बी लेस देन ₹10,000, जो 10,000 रुपए के नीचे नहीं होगा, कम से कम उसको 10,000 रुपीज का फाइन लगाया जाएगा, जो बढ़ करके 5 लाख रुपए तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन की उसका कैसा तरह का उसने ये मिस स्टेटमेंट किया है, मिस स्टेटमेंट फाइल किया है। ये उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह किस तरह का मिस स्टेटमेंट किया है, ठीक है। तो कम से कम 2 इयर्स का जेल का पनिशमेंट होगा, जो कि और फाइन एटलीस्ट 10,000, फाइन एटलीस्ट कितना रुपए का लगेगा, 10,000 रुपीज का, जो कि बढ़ा करके 5 लाख रुपया तक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, incorporation by registration, when the legal requirements have been complied with, the registrar shall within a period of 14 days, अगर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है रजिस्ट्रेशन के वो पूरा फुलफिल किया गया है, देन रजिस्ट्रार 14 डेज के अंदर में रजिस्टर कर देता है, रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स एंड गिव अ सर्टिफिकेट दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरइन। जो सर्टिफिकेट में नाम दिया गया उस नाम से ये एलएलपी अब रजिस्टर हो चुका है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, दैट इज नोन एज द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द एलएलपी। वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है। द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड। और कोई भी उसके बाद वो अपने बिजनेस करेगा तो एलएलपी में जो उसका इनकॉर्पोरेशन नंबर होगा उसको वो लिखेगा रजिस्ट्रेशन नंबर कि हम रजिस्टर्ड एलएलपी है, रजिस्टर्ड एलएलपी है। तो वही सर्टिफिकेट जो उसको मिलता है, दैट सर्टिफिकेट इज द प्रूफ दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन नंबर 14 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑन रजिस्ट्रेशन अ लिमिटेड लाइबिलिटी shall by its name be capable of, on registration a LLP shall by its name be capable of suing or being sued। मतलब ये केस फाइल कर भी सकता है अपने नाम से। मतलब अगर केस फाइलिंग अगर एलएलपी के साथ किसी ने बिजनेस किया और एलएलपी को बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया तो एलएलपी जब केस फाइल करेगा तो किसी एलएलपी के पार्टनर के नाम से केस फाइल होगा या एलएलपी के नाम से केस फाइल होगा, एलएलपी के नेम से केस फाइल होगा। एलएलपी भी केस फाइल कर सकता है और एलएलपी के नेम पे भी कोई अदर पार्टी केस फाइल कर सकता है। एक्वायरिंग, होल्डिंग, owning and developing or disposing of the property whether movable or immovable, tangible or intangible। रजिस्ट्रेशन के बाद, एलएलपी रजिस्ट्रेशन के बाद प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल प्रॉपर्टी हो, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो, अपने नाम पे परचेज कर सकता है।
जैसे आप अगर एक प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो ये किसके नाम पे परचेज होता है, रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे हुआ है इसका प्रॉपर्टी का। सिमिलरली किसी पार्टनर के नाम से परचेज नहीं होगा, कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम पे परचेज नहीं होगा प्रॉपर्टी। अब एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी प्रॉपर्टी अगर परचेज करेगा, एक्वायर करेगा, डेवलप करेगा, सेल करेगा, वो अपने नाम से करेगा। एलएलपी रजिस्ट्रेशन का ये बेनिफिट है। हैविंग अ कॉमन सील इफ इट डिसाइड टू हैव वन। कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो अगर एलएलपी कंसिडर करता है कि मुझे कॉमन अपना सील रखना है तो रख सकता है, अदरवाइज कोई रिक्वायर्ड नहीं है। डूइंग एंड सफरिंग such other act and things as body corporate may lawfully do and suffer। एक बॉडी कॉर्पोरेट जो जो वर्क करता है, जो जो सफर कर सकता है, वह सब एलएलपी रजिस्ट्रेशन के बाद कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज होगा? चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी। एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, पता ही आपको। रजिस्टर्ड ऑफिस तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में उसे देना पड़ता है, तो कोई भी एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस अपना होता है। एलएलपी may change the place of its registered office and file the notice of such change with the registrar। एलएलपी अगर चाहता है कि अपना वह रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करे तो क्या वह रजिस्टर्ड ऑफिस इनकॉर्पोरेशन के बाद कभी चेंज नहीं कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर पाएगा, बिल्कुल वह क्या कर पाएगा, अपना वह चेंज कर पाएगा। LLP may change the place of its registered office and file the notice of such change with the registrar and any such change will take effect only upon such filing। यहां पे देखिए क्या बोला है, एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस चेंज कर सकता है। एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस चेंज कर सकता है एंड इस चीज को जब भी वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करेगा तो वह रजिस्ट्रार के पास इसको नोटिस को फाइल करेगा कि हमने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को क्या किया है, चेंज कर दिया है। एंड एनी सच चेंज शैल टेक इफेक्ट ओनली अपॉन सच फाइलिंग। और जब वह अपना फाइलिंग कर देगा रजिस्ट्रार के बाद तभी वह चेंज इफेक्टिव चेंज माना जाएगा, अदरवाइज पुराना चेंज ही, पुराना जो एड्रेस था वही एड्रेस चलता रहेगा यहां पे। और एनी सच चेंज शैल टेक इफेक्ट ओनली अपॉन सच फाइलिंग, फाइलिंग पे ही ये चेंज इफेक्टिव कंसिडर किया जाएगा। इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एलएलपी अगर चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस के जो फाइलिंग करने का रूल है कि अगर एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करता है तो रजिस्ट्रार के पास उसे फाइलिंग करना पड़ेगा। अगर एलएलपी इस प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करता है देन एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल विथ फाइन। देन एलएलपी और उसका जो सभी पार्टनर्स हैं पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन ₹2000। 2000 रुपए से कम तो होगा ही नहीं, जो बढ़ा करके 25,000 रुपीज तक जा सकता है, विच कैन बी इंक्रीज्ड अप टू ₹25,000। तो ये सारा अमाउंट तो आप लोग पूरा याद कर लेंगे, ये अमाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी and between LLP and partners are governed by the LLP agreement। ध्यान दीजिएगा, partners and their relations, the mutual right and duties between the partners of LLP। LLP के जो partners होंगे उनका mutual right, उनकी duties and the between mutual right and duties between partners of LLP and between LLP and partners are governed by the LLP agreement से होगा। कोई एलएलपी अपना एग्रीमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकता है, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एलएलपी अपना एग्रीमेंट कर सकता है, हाँ कर सकता है। अपने पार्टनर्स के राइट और ड्यूटीज को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वह सब एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होगा और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के तौर पे एलएलपी एग्रीमेंट्स को भी दिया जाता है एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। एलएलपी एग्रीमेंट एंड इट्स फर्दर चेंजेस शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। एलएलपी बाद में अगर चाहेगा तो अपने एग्रीमेंट्स में कोई चेंजिंग कर सकता है क्या? यस, एलएलपी बाद में अगर चाहता है तो एलएलपी अपने एग्रीमेंट्स में बिल्कुल चेंज कर सकता है, बिल्कुल चेंज कर सकता है। एलएलपी अपने एग्रीमेंट में बाद में चाहेगा तो बिल्कुल चेंज कर सकता है। फिर एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी में इम्पोज द ऑब्लिगेशन ऑन द एलएलपी। देखिए क्या है, एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, एन एग्रीमेंट इन राइटिंग made before the incorporation of a LLP may impose obligation on the LLP।
provided such agreement is ratified by all the partners after the incorporation of the LLP। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, पॉइंट्स ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोबारा से इसको देखो, दोबारा से इसको देखो। An agreement in writing made before the incorporation of a LLP। LLP के रजिस्ट्रेशन के पहले अगर कोई एग्रीमेंट LLP में के पार्टनर्स के बीच हुआ, LLP का एग्रीमेंट है, वह LLP के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज करेगा, प्रोवाइडेड दैट सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द, प्रोवाइडेड दैट अगर मान लो LLP ने रजिस्ट्रेशन से पहले, मेरी बात ध्यान से सुना, रजिस्ट्रेशन से पहले LLP का एक एग्रीमेंट था, LLP का एग्रीमेंट था जिसमें LLP का एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको इनकॉर्पोरेशन के समय उसने सबमिट किया था, और बाद में अगर उस LLP के एग्रीमेंट में कोई चेंज कर दिया गया है और इसकी फाइलिंग अगर रजिस्ट्रार के पास नहीं हुई है, तो ये LLP के ऊपर ऑब्लिगेशन इंपोज करेगा, एंड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। इसको पार्टनर LLP के ऊपर या क्या करेगा, ऑब्लिगेशन इंपोज करेगा, ऑब्लिगेशन इंपोज करेगा इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। और अगर मान लो कोई ऐसा LLP का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे किसी LLP का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे किसी LLP का फॉर्मेशन हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, शेड्यूल 1 विल बी एप्लीकेबल। शेड्यूल 1 एप्लीकेबल होगा, मतलब LLP एक्ट 2001 के शेड्यूल 1 के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, उसके एग्रीमेंट्स के मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग उनका एग्रीमेंट्स कंसिडर किया जाएगा। इनके बीच अगर कोई अपना ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं है, देन शेड्यूल 1 ऑफ द LLP एक्ट विल बी एप्लीकेबल। शेड्यूल 1 ऑफ द LLP एक्ट इनके लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हम लोग का सेक्शन है सेक्शन नंबर 24, सेसेशन ऑफ अ पार्टनर। सेसेशन ऑफ अ पार्टनर देखिए कैसे है, अ पार्टनर में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ द LLP इन टू वेज। दो तरीके से पार्टनर को, पार्टनरशिप LLP से पार्टनर्स को सीज किया जा सकता है। एक वॉलंटरली सेसेशन है, मतलब खुद से वह पार्टनरशिप फर्म से अपने आप को निकाल लेगा, और एक इनवॉलंटरली सेसेशन है। अ पर्सन सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ द LLP इज कॉल्ड द फॉर्मर पार्टनर। जो LLP से सीज हो जाता है पार्टनर, उसको हम लोग फॉर्मर पार्टनर के नाम से जानते हैं, फॉर्मर पार्टनर बोलते हैं। वॉलंटरली सेसेशन कैसे होता है, अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ अ LLP। वॉलंटरली सेसेशन कैसे होता है, a person may cease to be partner of a LLP in accordance with the agreement with the other partners। as per the agreement वह सेसेशन ले सकता है। वॉलंटरी सेसेशन लेना है उसको तो कैसे ले सकता है, as per the agreement, in accordance with the agreement with the other partners। और a partner may cease to be a partner of a LLP by giving a notice in writing of not less than 30 days to the other partner of his intention to resign as a partner। कम से कम मान लो दो ही लोग पार्टनर होंगे, अगर किसी LLP में ओनली 2 पार्टनर होंगे, इनके बीच एग्रीमेंट है और LLP इन लोगों ने फॉर्मेशन किया। आपको मैंने बताया ना 2 पार्टनर मिनिमम LLP में होना चाहिए। तो एक पार्टनर अगर वॉलंटरली सेसेशन लेना चाहता है तो ले सकता है, हाँ ले सकता है, लेकिन उसे कम से कम 30 डेज पहले, एटलीस्ट 30 डेज पहले उसे नोटिस देना होगा। बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग of not less than 30 days to the other partner of his intention to resign as a partner from the LLP। LLP से रिजाइन करने से पहले उसे 30 डेज अर्लियर अपने दूसरे पार्टनर को, अपने नेक्स्ट पार्टनर को, उसे LLP को ये नोटिस उसको देना होगा कि हम यहां से निकलने वाले हैं। और दूसरा वाला सिचुएशन है इनवॉलंटरली सेसेशन। इसमें खुद पार्टनर अपने हाथ से निकल जाता है, या फिर इसमें पार्टनर अपने से सेसेशन ले लेता है, या फिर उसको निकाल दिया जाता है। यहां पर पार्टनर को निकाल दिया जाता है कैसे, अ पर्सन shall cease to be a partner of a LLP, a person shall cease to be a partner of the LLP on the death or dissolution of the LLP। a person shall cease to be a partner of a LLP, shall cease to be a partner of the LLP on his death or dissolution of the LLP। डेथ या डिसोल्यूशन पे, if he declared to be of unsound mind by a competent court, कोई कोर्ट उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर चुका है तो उसको इनवॉलंटरली सेसेशन निकाला जाएगा।
If he has applied to be adjudged as an insolvent or declared as an insolvent, अगर उसने अपने को इंसॉल्वेंट के लिए अप्लाइड किया हुआ है और कोर्ट में अभी पेंडिंग है एप्लीकेशन, तो भी इनवॉलेंटरली सेसेशन होगा, और अगर वह डिक्लेयर्ड हो चुका है इंसॉल्वेंट तब भी इनवॉलेंटरली सेसेशन होगा। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपके, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है राइट ऑफ फॉर्मर पार्टनर। एलएलपी का जो पार्टनर जिनका सेसेशन हो चुका है वह कौन से पार्टनर के नाम से कंसीडर किए जाएंगे? फॉर्मर पार्टनर। फॉर्मर पार्टनर की क्या राइट होती है? फॉर्मर पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द एलएलपी एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जब एलएलपी से वह निकलेगा तो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसका होगा उसके इक्वल अमाउंट उसको रिसीव होगा। और सेकंड पॉइंट है इसका राइट ऑफ द फॉर्मर पार्टनर, his right to share in the accumulated profit of the LLP after the deduction on accumulated losses। right of former partner में क्या बोला है? his right to share in the accumulated profit of the LLP after the deduction of accumulated losses। right of former partner, his right to share in the accumulated profit of the LLP after the deduction of the accumulated losses। भाई जब वो LLP में पार्टनर था, लिसन, जब वो LLP में पार्टनर था तो पहले से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पहले से कलेक्टेड प्रॉफिट है, उसमें से एक्यूमुलेटेड लॉस को माइनस किया जाएगा और फिर जो अमाउंट बचेगा उसमें उसका वो भी शेयर मिलेगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस करके जो अमाउंट बचेगा उसमें उसका भी शेयर रिसीव करने का उसका राइट है फॉर्मर पार्टनर का। क्लियर है? लाइबिलिटी ऑफ फॉर्मर पार्टनर क्या होता है? फॉर्मर पार्टनर, फॉर्मर का पार्टनर कैसे बनता है? सेसेशन से बनता है। फॉर्मर पार्टनर कैसे बनता है? सेसेशन से बनता है। और लाइबिलिटी ऑफ फॉर्मर पार्टनर क्या है? फॉर्मर पार्टनर विल बी रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी टू बी अ थर्ड पार्टी अनलेस द थर्ड पार्टी हैज। थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी कौन है? जो एलएलपी के साथ बिजनेस कर रहे हैं दूसरे लोग, जो एलएलपी में पार्टनर नहीं है दूसरे लोग, वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के लिए वो फॉर्मर पार्टनर नहीं होगा जब तक ये सारा काम वो नहीं कर देगा। अगर ये नहीं किया, नोटिस नहीं दिया, तब उसे अभी भी कंटिन्यूइंग पार्टनर कंसीडर किया जाएगा। देखिए, फॉर्मर पार्टनर विल बी रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, उसको अभी भी एलएलपी में पार्टनर कंसीडर किया जाएगा टू अ थर्ड पार्टी। किसके लिए? पार्टनरशिप फॉर्म के जो एलएलपी पार्टनर्स, एलएलपी के लिए जो पहले से पार्टनर्स थे उनके लिए वह उनके लिए अभी पार्टनर कंसीडर किया जाएगा या थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर कंसीडर किया जाएगा? थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर कंसीडर किया जाएगा। कब तक? जब तक कि थर्ड पार्टी हैज नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। जब तक थर्ड पार्टी को यह नोटिस नहीं सर्व कर दिया जाता है कि जो फॉर्मर पार्टनर है अब वो एलएलपी में पार्टनर नहीं है। नेक्स्ट, notice that the former partner has ceased to be the partner of the LLP and has delivered to the registrar। वो रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म किया जा चुका है कि ये फॉर्मर पार्टनर जो है अब एलएलपी में पार्टनर नहीं है, एंड दिस इंफॉर्मेशन, दिस नोटिस हैज आल्सो बीन गिवन टू द रजिस्ट्रार। द फॉर्मर पार्टनर विल नॉट गेट डिस्चार्ज फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू द एलएलपी और टू द अदर पार्टनर और टू एनी अदर पर्सन विच ही इनकर्ड व्हाइल बीइंग अ पार्टनर। जब वह पार्टनर था पार्टनरशिप फर्म में, व्हाइल बीइंग अ पार्टनर मतलब फॉर्मर पार्टनर जब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर था, फॉर्मर पार्टनर जब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर था, देन फॉर्मर पार्टनर विल नॉट गेट डिस्चार्ज्ड, फॉर्मर पार्टनर विल नॉट गेट डिस्चार्ज्ड फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू द एलएलपी, नॉट गेट डिस्चार्ज फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू द एलएलपी। जब वो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर था उस समय की उसकी अगर कोई ऑब्लिगेशन है तो उस ऑब्लिगेशन से वो डिस्चार्ज नहीं होगा, चाहे वह एलएलपी के टुवर्ड्स उसका ऑब्लिगेशन हो, अदर पार्टनर्स के टुवर्ड्स उसका ऑब्लिगेशन हो, या फिर एनी अदर थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स उसका ऑब्लिगेशन हो, ऑब्लिगेशन उसका कंटिन्यू करता रहेगा आइदर आफ्टर हिज रिटायरमेंट, मतलब फॉर्मर पार्टनर बनने के बाद भी। A former partner or a person entitled to his share in the consequences of the death or insolvency of the former partner shall not have any right in interference in the management of the LLP। A former partner or a partner entitled to his share, फॉर्मर पार्टनर या जो उसका शेयर पाने के लिए इंटाइटल्ड पर्सन है, मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। एलएलपी के मैनेजमेंट में वो लोग इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेज,
रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेज। देखिए, एलएलपी सेल फाइल अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेज। कोई भी तरह का चेंजेज है तो उसको रजिस्टर्ड करना होगा। LLP shall file a notice with the registrar within 30 days when a person becomes or cease to be a partner. Becomes or cease to be a partner. कोई भी LLP में, अच्छा LLP एक बार फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम पे सिर्फ 3 लोग ही पार्टनर है, क्या बाद में और भी पार्टनर इंक्लूड किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। बाद में क्या और भी पार्टनर इंक्लूड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो LLP में कभी भी कोई नया लोग पार्टनर बनेगा या कोई लोग पार्टनरशिप से सीज होकर बाहर जाएगा, ये दोनों बात की नोटिस एलएलपी क्या करेगा? एलएलपी ये नोटिस एलएलपी करेगा, मतलब उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे। ऑब्वियसली डेजिग्नेटेड तो आर्टिफिशियल पर्सन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उसके लिए सारे कंप्लायंसेस फुलफिल करते हैं। तो ये नोटिस देना भी एक कंप्लायंसेस है, और ये नोटिस का कंप्लायंसेस फुलफिल कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे, और रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर इस बात को इन्फॉर्म करेंगे, विद इन 30 डेज। इफ इट रिलेट टू एन इनकमिंग पार्टनर इट शैल कंटेन अ स्टेटमेंट बाय सच पार्टनर दैट he consents to become a partner or signed by him। अगर कोई पार्टनर इनकमिंग है तो वह इस पार्टनरशिप में एलएलपी में वो पार्टनर बन रहा है, इसके लिए उसको अपना स्टेटमेंट फाइल करना होगा, स्टेटमेंट फाइलिंग करना होगा, और ये बताना होगा कि हम कंसेंटेड है इस पार्टनर एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए कंसेंटेड है, उसका साइन वहां पे होना पड़ेगा। चेंज इन द पार्टनर्स नेम एंड एड्रेस। एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द एलएलपी। अगर मान लो कोई एलएलपी में पार्टनर है, उसका नेम भी चेंज हो सकता है, एड्रेस भी चेंज हो सकता है। एड्रेस चेंज होना तो कॉमन सी बात है। एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज। चेंज के 15 दिन के अंदर। सर नाम भी चेंज होता है क्या इंसान का? बहुत सारे लोग अपने नाम चेंज कर लेते हैं, ऑफिशियली चेंज कर लेते हैं। सरनेम तो चेंज होता ही है, ठीक है, लेकिन नाम भी चेंज हो जाता है। सो यहां पर एवरी पार्टनर सेल इन्फॉर्म द एलएलपी एनी चेंज इन हिज नेम। अगर उनका नाम या एड्रेस चेंज हो रहा है तो उस चेंज के 15 दिन के अंदर पार्टनर लोग एलएलपी को इन्फॉर्म करेंगे। पार्टनर लोग क्या करेंगे? एलएलपी को इन्फॉर्म करेंगे। वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, where there is any change in the name or address of a partner, नाम और एड्रेस में चेंज हो रहा है, एलएलपी shall file a notice with the registrar within 30 days of such change। ये लोग 15 दिन के अंदर एलएलपी को बताएंगे, और एलएलपी को जिस दिन पता चलेगा वहां से वो 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को इस बात को नोटिस करेगा। इफ द एलएलपी और एनी पार्टनर कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ द एलएलपी, अगर एलएलपी या एलएलपी का कोई भी पार्टनर इसके प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन कर रहा है, देन प्रोविजंस कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस then the LLP and every designated partner, LLP भी और उसका designated partner भी, the LLP and every designated partner of the LLP and every designated partner of the LLP shall be punishable with fine। इन लोगों के ऊपर क्या लगाया जाएगा? फाइन लगाया जाएगा। which shall not be less than rupees 2000, which shall not be less than rupees 2000 which makes tends to rupees 25,000। LLP के ऊपर भी और उसके सभी डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर कम से कम 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा, जो इंक्रीज करके 25,000 रुपीज तक हो सकता है, जो इंक्रीज करके 25,000 रुपीज तक जा सकता है। नेक्स्ट, नोटिस बाय पार्टनर टू रजिस्ट्रार। एनी पर्सन हु सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी मे हिमसेल्फ फाइल अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार इफ ही हैज रीजनेबली कॉज टू बिलीव दैट द एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार। ये क्या है? अगर मान लो कोई ऐसा पार्टनर जो वॉलेंटरली एलएलपी से अपने आप को सीज कर रहा है, वॉलेंटरली सीज कर रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि एलएलपी जो है, जहां पर हम पहले पार्टनर थे, वह एलएलपी रजिस्ट्रार को इसके बारे में नोटिस नहीं करेगा। उनके रिश्ते अच्छे नहीं है बाकी पार्टनर के साथ, तो उनको ऐसा लगता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के साथ उनको ऐसा लगता है कि ये लोग फाइल नहीं करेंगे। तो बाद में क्या होगा? कोई भी लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशंस होगा तो लाइबिलिटी अराइज होगा तो इसके ऊपर भी अराइज हो जाएगा, क्योंकि इसने अब तक नोटिस नहीं दिया है। जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि नोटिस देना इज कंपलसरी, और नोटिस अगर नहीं दिया तो इसके ऊपर लाइबिलिटी कंटिन्यू करेगा। तो ऐसा अगर किसी भी पार्टनर को लगता है जो सीज हो रहा है एलएलपी से, उसको ऐसा लगता है कि हम जिस एलएलपी में पार्टनर थे वह एलएलपी अगर रजिस्ट्रार को नोटिस नहीं करेगा तो वह सेल्फ भी रजिस्ट्रार को नोटिस कर सकता है। क्लियर है? द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन अ कंफर्मेशन टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द एलएलपी अनलेस द एलएलपी हैज आल्सो लेट सच नोटिस। अनलेस, अगर मान लो एलएलपी पहले से नोटिस दे दिया है, एलएलपी जो है उसके सेसेशन का नोटिस पहले से दे चुका है रजिस्ट्रार को, तब रजिस्ट्रार एलएलपी से कंफर्म नहीं करेगा। और अगर नोटिस नहीं दिया तो एलएलपी कोई अगर पार्टनर अगर रजिस्ट्रार को अपने सेसेशन का नोटिस सेल्फ देता है
तो वह पहले क्या करेगा, रजिस्ट्रार उस एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर लोगों से ये कंफर्म करेगा कि ये सच में ये पार्टनर जो है ये सेसेशन हो चुका है इसका, ये कंफर्म करेगा। और अगर एलएलपी ने भी नोटिस दे दिया और इसने सेल्फ भी नोटिस दे दिया तब कंफर्मेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Where no confirmation is given by the LLP within 15 days, अगर मान लो कंफर्मेशन कर रहा है रजिस्ट्रार एलएलपी से कंफर्मेशन कर रहा है आफ्टर द सेल्फ नोटिस ऑफ अ पार्टनर about his cessation, then the registrar shall register the notice made by a person seeking to be a partner under these sections. अगर 15 दिन के अंदर एलएलपी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, then the registrar shall register the notice, then उस एलएलपी का जो फॉर्मर पार्टनर है उसने जो नोटिस दिया उसके नोटिस को इफेक्ट में रख लेगा रजिस्ट्रार। लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज द एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट द अदर पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप एज वेल एज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। लेकिन यहां पर जो पार्टनर्स होते हैं वह सिर्फ किसके एजेंट होते हैं, एलएलपी के एजेंट होते हैं, लेकिन अदर पार्टनर के एजेंट नहीं होते हैं, अदर पार्टनर के एजेंट नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी टू थर्ड पार्टी। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी टू थर्ड पार्टी, एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी whether arising in the contract or otherwise। an obligation of the LLP, contract से अगर obligation arise हो रहा है या किसी other manner में obligation arise हो रहा है, shall be solely the obligation of the LLP होता है। the liability of the LLP shall meet out of the property of the LLP। अगर LLP का कोई भी liability रहेगा तो LLP के property से उसको meet out किया जाएगा, पार्टनर से इसकी मांग नहीं की जाएगी। LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with the person if the partner in fact has no authority to act for the LLP in doing a particular act and the person knows that he has no authority। देखो भाई ध्यान से, यहां पे क्या बोला है, अगर मान लो यहां पे क्या बोला है, LLP is not bound by anything done by a partner। कोई ऐसा पार्टनर है LLP का जिसके पास वो पर्टिकुलर वर्क करने के लिए पर्टिकुलर किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑथोरिटी है ही नहीं, और वह थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और थर्ड पार्टी को इस बात की जानकारी है कि वह उसके पास ऑथोरिटी नहीं है ऐसा करने के लिए, वह डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ और उस थर्ड पार्टी को भी इस बात की जानकारी है। तो ऐसे सिचुएशन में थर्ड पार्टी को कोई अगर लॉसेस होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी लाइबिलिटीज आता है थर्ड पर्सन के टुवर्ड्स, तो इसके लिए एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसके लिए एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, यही बोला हुआ है यहां पर इस पॉइंट में। नेक्स्ट आप आ जाओ यहां पे, होल्डिंग आउट, ये पॉइंट आपको करने नहीं है। केस ऑफ फ्रॉड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, इस पॉइंट पे आप चले आओ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड पे। इन केस ऑफ फ्रॉड द लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी and the partner who acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debt or other liabilities of the LLP। In case of fraud, the liability of the LLP and partner who acted with intent to defraud the creditors, LLP के ऊपर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, और जो पार्टनर किसी क्रेडिटर को फ्रॉड करने के इंटेंशन से, फ्रॉड करने के इंटेंशन से उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, फ्रॉडलेंट पर्पस कर रहे हैं, देन ऐसे सिचुएशन में एलएलपी और वो फ्रॉड करने वाले जो पार्टनर है उनके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी आएगा। ठीक है, इफ सच एक्ट बाय पार्टनर वाज विदाउट द नॉलेज और द ऑथोरिटी ऑफ द एलएलपी विल नॉट बी लायबल। और ये अगर पार्टनर बिना ऑथोरिटी का अगर फ्रॉड कर रहा है तो इसके लिए एलएलपी लायबल नहीं होगा। इन केस ऑफ फ्रॉड द पार्टी शैल बी पनिशेबल विथ, in case of fraud the party shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years। जेल की सजा होगी जो 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और विथ फाइन which shall not be less than ₹50,000, और फाइन भी उनके ऊपर लगाया जाएगा जो 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। विथ फाइन which shall not be less than ₹50,000, जो 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। विथ फाइन which shall not be less than ₹50,000 और which may extends to 5 लाख, ये 5 लाख रुपए तक भी बढ़ाया जा सकता है। Where a LLP or any partner or designated partner, where a LLP, any partner or designated partner or employee of such LLP has conducted the affairs of the LLP in a fraudulent manner, LLP
एलएलपी का पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी कोई फ्रॉडलेंट मैनर में एलएलपी के बिजनेस अफेयर्स को कंडक्ट कर रहे हैं, shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of such conduct। तो एलएलपी का पार्टनर हो, एलएलपी हो या एलएलपी के पार्टनर हो, एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर हो या एलएलपी का कोई एम्प्लॉय हो, वह किसी दूसरे थर्ड पर्सन को फ्रॉड करने के इरादे से अगर बिजनेस कंडक्शन किए हैं तो थर्ड पार्टी का जो भी लॉसेस होगा ये सब एलएलपी क्या करेगा, उसको फुलफिल करेगा, उस लॉसेस के लिए कॉम्पनसेट करेगा। LLP shall not be liable if any such person or designated partner, LLP shall not be liable, LLP shall not be liable if such partner or designated partner or employee has acted fraudulently without the knowledge of the LLP। LLP के बिना नॉलेज का मतलब LLP के बिना ऑथोरिटी का अगर कोई पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय किसी थर्ड पार्टी के साथ बिजनेस कर रहे हैं और फ्रॉडलेंट इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, उसका लॉसेस भी करते हैं, इसके लिए एलएलपी के नॉलेज में ये पहले से अगर नहीं है तो एलएलपी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देन ऐसे सिचुएशन में एलएलपी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, एलएलपी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मेंटेनेंस ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स, इस पॉइंट पे चले आओ, सेक्शन नंबर 34 पे, सेक्शन नंबर 34 पे चले आओ, सेक्शन नंबर 34 पे, मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, other records and audit etc. The LLP shall maintain such proper book of account on cash basis or accrual basis। LLP shall maintain such proper book of accounts on cash basis or accrual basis and according to double entry system of accounting and shall maintain the same at its registered office। वह एक्यूरल बेसिस या कैश बेसिस में अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है, डबल एंट्री सिस्टम में उसको फॉलो करना होगा और एज वेल एज वो अपने सारे बुक ऑफ अकाउंट्स को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे कीपिंग करेगा। एवरी एलएलपी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल 22-23 का फिनिश होगा, 22-23 आपका फिनिश होगा 31 मार्च 23 को। 31 मार्च 23 के बाद 6 मंथ के अंदर उसे क्या करना होगा? प्रिपेयर एंड फाइल विद द रजिस्ट्रार a statement of account and solvency signed by the designated partner of the LLP। वह रजिस्ट्रार के पास उसको उसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइलिंग करना होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइन के साथ। द अकाउंट्स ऑफ द एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका ऑडिटिंग भी होगा एज। नेक्स्ट, एनुअल रिटर्न। Every LLP shall file an annual return duly authenticated with the registrar within 60 days of the closure of the financial year। फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर के बाद एनुअल रिटर्न फाइल करेगा। किसके पास एनुअल रिटर्न? ये वाला एनुअल रिटर्न है रजिस्ट्रार के पास। द एलएलपी contradistinct from the partnership act has prescribed the filing of annual return। जो पार्टनरशिप एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा वह कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली फाइलिंग करेगा। और any LLP which fails to comply with the provision of these sections, मतलब सेक्शन 34-35 के अकॉर्डिंगली बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा, फाइलिंग नहीं करेगा, देन ऐसे सिचुएशन में पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000। तब LLP के ऊपर मिनिमम 25,000 रुपीज का फाइन लगेगा जो कि 5 लाख रुपीज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मिनिमम 25,000 रुपीज का फाइन लगेगा जो कि 5 लाख रुपीज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर of such LLP shall be punishable with fine which shall not be, और designated partner ये LLP के ऊपर लगने वाला फाइन है और ये जो फाइन है उनके डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है उनके ऊपर, बिकॉज सारे कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सभी पार्टनर्स की होती है या डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है? सभी कंप्लायंसेस फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर होती है। So every designated partner of such LLP shall be punishable with fine which shall not be less than ₹10,000, जो 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, जो कि बढ़ा करके 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। 1 लाख रुपए तक बढ़ा के किया जा सकता है। कन्वर्जन इनटू LLP, LLP में कौन कौन कन्वर्ट कर सकते हैं? इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट अ फर्म, अ प्राइवेट कंपनी और एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अ फर्म, प्राइवेट कंपनी or an unlisted public company has complied with the provision of the various schedules, provision of the various schedule, provision of this act मतलब LLP Act 2008 and the rules made there under, rules for conversion to LLP, he will register the document and issue a certificate of registration। अगर रजिस्ट्रार के पास कोई फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये लोग ही सिर्फ एलएलपी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं
और इन लोगों ने अपने शेड्यूल के सारे प्रोविजन को फुलफिल किया है, एक्ट के प्रोविजन को फुलफिल किया है, जो रूल्स कन्वर्जन के जो रूल्स है, कन्वर्जन के जो रूल्स बनाए गए उस रूल्स के को भी फुलफिल किया है। तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रार के उनके डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगा और इनको कन्वर्ट कर देगा उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस से, यानी फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से कन्वर्ट करके इनको एलएलपी में कन्वर्ट कर देगा। The LLP shall within 15 days of the date of registration inform the concerned registrar of the firm or registrar of companies about the conversion and the particulars of the LLP। 15 दिन के अंदर वह कंपनी के रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करेगा कि हमारा कन्वर्जन हो चुका है अभी। एंड अपॉन सच कन्वर्जन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, द शेयर होल्डर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विल बी कन्वर्टेड टू द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। सर जो फर्म कन्वर्ट होगा तो फर्म के पार्टनर अब एलएलपी के पार्टनर बन जाएंगे। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर कन्वर्ट होगा एलएलपी में तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स अब क्या हो जाएंगे, एलएलपी के पार्टनर बन जाएंगे। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स थे, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के जो मेंबर्स थे वो अब एलएलपी के पार्टनर बन जाएंगे कन्वर्जन होने पे। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, all tangible and intangible property, all assets, interest, right, privileges, liabilities, obligation and the whole of the undertaking of the firm or the company shall be transferred to the, जितने भी कंपनी के, फर्म के और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के जो भी टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, एसेट्स होता है, इंटरेस्ट होता है, राइट होता है, प्रिविलेजेस होता है, लाइबिलिटीज होता है, ऑब्लिगेशन होता है, ये सभी कुछ जो पहले फर्म के हुआ करते थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हुआ करते थे, पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का हुआ करते थे, ये सब अब एलएलपी के बन जाएंगे। मतलब एसेट्स भी बन जाएगा, लाइबिलिटी भी बन जाएगा, राइट भी बन जाएगा, ऑब्लिगेशन भी बन जाएगा, वो सब अब एलएलपी को वो सारे ऑब्लिगेशन राइट को कंप्लीट करना है। द फर्म और द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड, जो पहले फर्म या कंपनी रहा होगा अब डिसॉल्व हो गया। एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट हो गया एलएलपी में तो अब उसको डिसॉल्व्ड समझा जाएगा, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डिसॉल्व कंसीडर किया जाएगा, और उसके जो रजिस्ट्रेशन होंगे रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्ट्रार के पास, जैसे फॉर्म होगा तो फॉर्म के रजिस्ट्रार के पास, और अगर कंपनी होगा तो कंपनी के रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में से उसका नाम को रिमूव कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड में से उसके नेम को रिमूव कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग का वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, सेक्शन 63। वॉलंटरली और इनवॉलंटरली हो सकता है, वॉलंटरली होगा तो खुद से वाइंड अप कराएगा और इनवॉलंटरी होगा तो ट्राइब्यूनल करेगा, वॉलंटरली वाइंड अप क्या बोलता है, voluntarily winding up happens when the partners decide among themselves to discontinue and close the LLP। पार्टनर खुद में अगर डिसाइड करते हैं कि नहीं अब एलएलपी के बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और डिस्क्लोज कर देना चाहिए तो क्लोज कर देते हैं लोग, क्लोज कर देते हैं इसको। और इनवॉलंटरली वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल करता है, ट्राइब्यूनल कब ये करेगा, इनवॉलंटरली वाइंड अप कब करेगा, एलएलपी में भी वाइंड अप बाय द ट्राइब्यूनल्स, एलएलपी में भी वाइंड अप बाय द ट्राइब्यूनल्स उसको वाइंड अप कर सकता है। इफ द एलएलपी डिसाइड दैट एलएलपी बी वाइंड अप बाय द ट्राइब्यूनल्स, एलएलपी डिसाइड करता है कि ट्राइब्यूनल हम लोगों को वाइंड अप करेगा तो ट्राइब्यूनल करेगा। इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ द नंबर ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2, 6 महीना पार कर गया, 6 मंथ क्रॉस कर जाता है, ये एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बच्चों, ये वाला अगर 6 मंथ क्रॉस कर गया, सिंगल पार्टनर के साथ एलएलपी अपना बिजनेस कर रहा है तब ट्राइब्यूनल उसको डिसॉल्व कर देगा। इफ द एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स, एलएलपी अपने डेब्ट्स को पेमेंट करने में अनेबल है तब ट्राइब्यूनल उसको डिसॉल्व कर देगा। इफ द एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और द पब्लिक ऑर्डर, ये देश के खिलाफ जाएगा तो करेगा, एलएलपी को रखेगा, इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। और इफ द एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार एंड द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फॉर द 5 years, लगातार 5 साल तक कंपनी ने अपने अकाउंट्स, स्टेटमेंट को, सॉल्वेंसी रिपोर्ट को और एनुअल रिटर्न को फाइलिंग नहीं किया रजिस्ट्रार के साथ, अगर 5 साल तक ऐसा करेगा तो ट्राइब्यूनल उसको ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। और इफ द ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट एलएलपी बी वाउंड अप, ट्राइब्यूनल का ऐसा ओपिनियन है कि ये एलएलपी को वाउंड अप करना रिक्वायर्ड है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स फॉर द प्रोविजन इन रिलेशन टू द वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी, और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे किसी एलएलपी को डिसॉल्व करने के लिए वो रूल्स बना करके उसको डिसॉल्व कर सकता है। और दीज आर द मिसलेनियस पॉइंट, और ये डिफरेंस मेरे को बताने की अभी जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है डिफरेंस बिटवीन द एलएलपी एंड द पार्टनरशिप फॉर्म,
एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म, ये एलएलपी एक्ट इसको गवर्न करता है, इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ये बॉडी कॉर्पोरेट होता है, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता है। इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। क्रिएटेड बाय द लीगल प्रोसेस, इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट से क्रिएट होता है पार्टनरशिप। तो ये सारे डिफरेंस पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंस आपके एग्जाम्स में लिखने आ जाते हैं एलएलपी और कंपनी का, एलएलपी या पार्टनरशिप का, तो आप इसको जरूर से करें। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप लोग कर लोगे, नोट्स आपको शेयर किया ही जाएगा। और ये पूरा मैंने आपको रिवीजन कराया है, डिफरेंस आप जरूर से करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करा रहा हूं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंस बहुत सिंपल है, जो अभी तक आपने पढ़ा है कंपनीज एक्ट में, और अभी तक आपने जो पढ़ाई किया है इसमें, क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप एक्ट में, नॉर्मल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। तो आप इसको अपने नोट्स से इसको पढ़ाई करेंगे और खत्म करिए। आपका आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू।